तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। वैज्ञानिक तकनीक से बैंगन की पौध रोपाई पर एक रिपोर्ट। अधिक पैदावार हेतु इस समय धान की फसल में किए जाने वाले कार्य। कैसे तैयार करें सेब की नर्सरी पर अन्नदाता की खास पेशकश। खरीफ के मौसम में हमारे जो किसान भाई बैगन की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक तकनीक से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने की जरूरत है, जिससे कि किसान अपनी फसल से अधिक पैदावार ले सके। तो कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण कार्य, आइए देखते हैं अन्नदाता कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति में। बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि के चुनाव व तैयारी की। तो इसके लिए गहरी दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास के उचित प्रबंधन हो, सबसे अच्छी समझी जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा लगावें तथा सिंचाई के लिए सुविधा अनुसार उपयुक्त क्यारियां बना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बैगन में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु व मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी फसल के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 125 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 व फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय खेत में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा का प्रयोग रोपाई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का प्रयोग रोपाई के 45 दिन बाद उपरवेशन के रूप में खेत में खड़े हुए खरपतवारों के नियंत्रण के बाद प्रयोग करना चाहिए। अब यदि बैगन की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार हैं। अब आइए बात करते हैं रोपाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, यदि आपने पौधशाला तैयार कर रखी है तो पौध उखाड़ने से पहले
पौधशाला में हल्की सिंचाई करें। उसके बाद ही पौध उखाड़ना चाहिए, जिससे पौध की जड़ों को नुकसान नहीं होता है। पौध हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए। पौध रोग एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए तथा पौध रोपाई से पहले कार्बनडाजिम नामक फफूंदनाशक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है, रेजर से मेड़ बनाकर उनके ऊपर ही रुपाई करना चाहिए, जिससे जल निकास की उचित व्यवस्था बनी रहे। बैगन के लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। रोपाई का उपयुक्त समय सायंकाल का रहता है। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे पौधे अच्छी तरह से खेत में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। साधारणतया 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि पौध मेड़ पर लगाई गई हैं तो सिंचाई आधी मेड़ तक ही करना चाहिए। इसके अलावा आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के द्वारा भी बैगन की फसल में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको सिंचाई जल की कम मात्रा में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। रोपण के 40 से 50 दिन तक बैगन की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। बैगन का पौधा काफी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के बाद वह जमीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इससे बचाव के लिए रोपण के 25 से 30 दिन बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने से पानी देने के पश्चात ऊपर की मिट्टी सख्त नहीं हो पाती है और वायु का संचार बना रहता है। गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचे, अन्यथा पौधे सूख जाएंगे। इसके अलावा खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु स्टाम्प 3.3 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व खेत में प्रयोग करने पर सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जिन किसानों ने धान की रोपाई कर दी है तो उनकी फसल अपनी बढ़वार की अलग अलग अवस्था में होगी। चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय फसल में कुछ आवश्यक कार्यों को करने की जरूरत रहती है ताकि किसान अनेक कीट और रोग से बचाकर अपनी फसल से अच्छा मुनाफा ले सके। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश गुप्ता से। सबसे पहले अपने को ध्यान देना चाहिए कि हमें बीज कौन सा डालना चाहिए। बीज का चुनाव आप अपने पानी के हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि हमारे पास ट्यूबवेल है, हम पानी उसको भरपूर दे पाएंगे, तो आप लंबी अवधि वाली जातियां लगाएं। और आपके पास अगर पानी की उपलब्धता कम है या सिंचाई केवल वर्षा आधारित है तो आप कम अवधि वाली जैसे 1509 आदि वैरायटी लगाएं। नहीं तो सुगंधित धानों में आपका 1121 जिसे पूसा 4 भी किसान कहते हैं, और अपने इलाके में 1509 भी वैरायटी है जो कि कम अवधि वाली फसल है। साथ में सुगंधा ऐसी ये सब बासमती किस्मों में आती हैं, और मोटे अनाज में क्रांति अपन ऐसी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी धान की पौध 20 से 25 दिन की हो जाती है, उस समय आप उसको खेत में रोपाई करें। अब खेत में रोपाई करने से पहले खेत को तैयार करने में आपको मुख्य सावधानी जो ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको जैसे आप खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते समय उसमें DAP और पोटास डालें, या फिर NPK 12-32-16 जो आता है उसको आप खेत की आखिरी जुताई के समय, या जो आप मलचाई कहते हैं, कहीं कहीं मलचाई कहते हैं, कहीं कहीं सना कहते हैं, उसके पहले आप खेत में डालें। इसकी मात्रा आप अलग अलग धान के लिए अलग अलग होती है। जैसे आप बासमती कुल की लगाते हैं तो 90 से 100 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो स्फूर और 30 से 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर अपन लोग डालते हैं।
ये तो अपन बुवाई के से पहले या सना से पहले या जुताई आखिरी जुताई के बाद डालते हैं। और खड़ी फसल में अपन यूरिया 2-3 बार में डालते हैं। और यूरिया की मात्रा 30 से 40 किलो के बीच में आती है, जो अपन 2-3 बार में अगर उसको धीरे धीरे डालते रहेंगे तो यूरिया की उपयोग क्षमता अधिक होती है और सारा का सारा नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है हम धान गेहूँ लगातार लगा रहे हैं तो 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर जो आपका हेप्टाहाइड्रेट जिंक होता है 21% वाला, ये आप सब बुवाई से पहले मतलब आखिरी जुताई के बाद या रोपाई से पहले संगा करते समय खेत में डालें। उसके बाद आप उसमें धान की पौध लगाएं और धान की पौध लगाते समय ध्यान रखें कि आपको केवल सही उम्र की पौध एक पौध ही लगानी है, जैसा कि बिहारी लोग लगाते हैं आप अपने इलाके में आकर, तो आप एक पौध लगाएं। उसके बाद आपको धान में जो सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाई अगर समय चूक जाते हैं तो खरपतवार खेत में बहुत हो जाते हैं, बाद में खर्चा बहुत होता है। अतः किसानों को सबसे पहले धान रोपने के बाद 2 दिन से लेकर 5 दिन के बीच में मतलब 48 घंटे के बाद किसानों को खड़े खेत में, जब खेत में आपका 2 इंच लगभग 5 सेंटीमीटर पानी भरा हो, ऐसे खेत में अपने को बीटाक्लोर या प्रोटिलाक्लोर, ये 2 दवा आती हैं, इनको खेत में एक समान प्रसार करना चाहिए ताकि खरपतवारों का नियंत्रण अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सके। उसके बाद आप खाद के रूप में अपन यूरिया का प्रथम डोज डालते हैं, जो प्रथम डोज अपन धान लगाने के 10 दिन बाद मतलब दवा डालने के 7 दिन बाद 10 से 15 के दिन के आसपास अपन धान में 10 से 15 किलो यूरिया डालते हैं। फिर उसके 15-20 दिन बाद फिर 15-20 किलो यूरिया डालते हैं। मतलब यूरिया को आप 2 से 3 मात्रा में डालेंगे तो पौधे को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी और सारा का सारा नाइट्रोजन पौधे को मिलेगा। किसान भाई यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, नाइट्रोजन जिसकी जितनी मात्रा अनुशंसित की जाती है उतना ही डालें और वो मात्रा 45-50 दिन से पहले ही पूरी कर लें। कुछ किसान भाई क्या धान लगाने में लेट हो जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे पड़ोसी की धान तो आगे चल रही है, हमारी धान पीछे चल रही है, तो वो ज़्यादा बड़वाल के चक्कर में यूरिया ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। तो ऐसे किसानों के यहाँ पर गर्दन तोड़ ब्लास्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अतः आप यूरिया का उपयोग निर्धारित मात्रा में करें और 45-50 दिन से पहले मतलब धान लगाने के बाद जब उसकी उम्र 45-50 दिन हो वहाँ तक यूरिया का जो भी आपका डोज है वो ख़त्म कर लें। 45-50 दिन के बाद धान में यूरिया बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। एक समस्या जो अपने इलाके में देखी जा रही है, धान गेहूँ अधिक मात्रा में लगाया जाता है, वहाँ पर धान में तना छेदक नामक कीट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जब बाल निकलती है तो वो अंदर से ही सफ़ेद निकलती है। ये समस्या अपने इलाके में बहुत देखी जा रही है और यह तना छेदक के कारण होती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए, चूँकि ये कीट होता है और धान में पहले ही लग जाता है, किसानों को इसका क्षति बाद में मालूम पड़ती है। इसको किसान भाई यूरिया का प्रथम डोज डालने के बाद खेत में देख सकते हैं। इसमें एक जैसे धान में फुटान होती है उस समय हरे हरे टिलर्स के बीच में, हरे हरे कंचों के बीच में आपको कुछ 1-2 लाल रंग की कंचे दिखाई देंगे, जो इस कीट की पहचान है। वो लाल रंग का कंचा ये दर्शाता है कि आपके क्षेत्र में तना छेदक का प्रकोप है। अतः अगर आपको ऐसे लाल कंचे दिखाई देते हैं तो तना छेदक के नियंत्रण के लिए आप जो दवा है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G दानेदार आती है, ये बाज़ार में केल्डान प्रदान काफ़ी नामों से मिलती है। ये धान के लिए बहुत अच्छी दवा है। तना छेदक, रस चूसक कीड़े और पत्ता लपेट कीट, सभी कीटों को ये दवा नियंत्रित करती है। अतः इसकी 4 से 5 किलो प्रति बीघा मतलब 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर अपने को इसको धान लगाने के 25 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में ज़रूर डालना चाहिए। इस दवा को डालने से आपका पत्ता लपेट, तना छेदक और रस चूसक कीड़े, इन सभी समस्याओं से समाधान होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सेब की पैदावार के लिए अपना हिमाचल प्रदेश एक अलग पहचान रखता है। इन दिनों बहुत से किसान भाई सेब की नर्सरी तैयार करने में जुटे होंगे। दिसंबर माह में तैयार पौधों को नर्सरी से निकालकर खेतों में रोपण किया जाएगा। इसकी अच्छी पैदावार के लिए नर्सरी में कौन कौन से प्रबंधन कार्य करना आवश्यक है, इसके बारे में जानने के लिए आइए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान भाई से। फलोत्पादन के अंतर्गत सेब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाग जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। चूँकि सेब की बाजार मांग हमेशा बनी ही रहती है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी मुनाफा मिल जाता है। और अगर सेब के नए उद्यान लगाने की बात की जाए तो वर्तमान समय इसके उद्यान लगाने का उपयुक्त समय चल रहा है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सेब की बागवानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बागवान भाई नया बगीचा लगाने के लिए सेब की पौधों की नर्सरी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। ये नर्सरियां एक विशेष विधि द्वारा तैयार की जाती हैं। सबसे पहले खेत को समतल करके क्यारियां तैयार की जाती हैं। उसके बाद इन क्यारियों में खाद एवं कीटनाशक दवाइयां मिला दी जाती हैं। इसके बाद क्यारियों में सेब की तैयार जड़ों को मिट्टी में दबा दिया जाता है और तने को मिट्टी से बाहर रखा जाता है और 7 दिनों तक लगातार हर दिन पानी देने के बाद जब जड़ें पूरी तरह से मिट्टी में चली जाती हैं, उसके ऊपर सेब की अलग अलग किस्मों की कलम की जाती है और कलम की जगह को पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। उसके बाद लगातार सुबह शाम इन क्यारे में पानी देते रहना चाहिए। साथ ही साथ उसमें उगने वाली अनावश्यक घास एवं खरपतवारों को निकाल देना चाहिए और समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि कीट एवं रोगों से पौधों को बचाया जा सके। लगभग 1 महीने में इनकी गुड़ाई भी कर लेनी चाहिए, जिससे पौधों का विकास ठीक प्रकार से हो सके। और साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों के ऊपर आने वाली नई कोपलों को समय समय पर स्केटियर की मदद से काट देना चाहिए और मुख्य तने को ही बड़ा होने देना चाहिए। लगभग 1 साल तक इसी तरह इनकी देखरेख करनी पड़ती है। इस प्रकार से ये पौधे दिसंबर माह तक बगीचे में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक सेब का पौधा है, इसमें कलम की जाती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की किस्मों की कलम की जाती है और कलम करने के बाद इसको खेत तैयार करके इसको बेड में लगाया जाता है। बेड 3 फुट का बेड होता है, उसमें इसको लाइन वाइज लगाया जाता है और उसमें हफ्ते में डेली उसमें पानी देना पड़ता है ताकि ये पौधा मरे ना। जब इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है तो इसमें जो हम देख रहे हैं ये जो है ये स्प्राउट हैं, इसको निकालने पड़ते हैं। ये 4-5 नीचे से 4-5 शुरू हो जाते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है तो पौधे को कम कर देता है। अगर इसको काटे नहीं तो पौधे की ग्रोथ कम होगी, तो इसलिए हमको इसको काटना पड़ता है ताकि पौधे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी हो जाए। और बीच में जैसे खरपतवार होती है उसको भी हम निकालना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि जो पौधा जो है वो ग्रोथ कर ले। और इसमें गोबर की खाद और कीटनाशक दवाइयाँ का भी इसमें प्रयोग करना ज़रूरी होता है। बाकी पानी तो देना ही पड़ता है। पानी तो हफ्ते के 1 आध बार 2-3 बार पानी दें ताकि जो इसकी ग्रोथ है वो चलती रहे। यहाँ तो 5-6 किस्म के पौधे हैं, जैसे रॉयल है, रॉयल डिलीशियस है, वांस डिलीशियस है, वांस है, रेड स्पर है, टॉप रेड है, टाइड मैन अर्ली है, गोल्डन स्पर है, गोल्डन है। किसानों को जैसे अब उनको लेने से पहले 1-2-3 हफ्ते पहले 3x3 का गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए, तभी ही उसमें गोबर की खाद डाल के तभी उसको पौधे को गड्ढे में लगाएं और उसके बाद उसको पानी वगैरह देते रहें ताकि जैसे गर्मी आती है तो उसको मरने की संभावना कम रहे। इसलिए पानी उसको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो भी तैयार हुए हैं ये जो दिसंबर जनवरी के महीने में इनको फाड़ लिया जाएगा और उसके बाद इनको किसानों को बेच दिया जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की।
हरियाणा की सियाणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज मैं आप लोगों को गेंदा फूल की नर्सरी कैसे करेंगे उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है हम गेंदा फूल की नर्सरी के लिए बीज का जो चुनाव है वो F1 हाइब्रिड का हमने किया है। वो है F1 मैरीगोल्ड सुपर येलो। ये पीला रंग का होता है, अच्छा झाड़ीनुमा पौधा होता है और उसमें पीले रंग का ही गेंदा फूल होगा। इसका चुनाव करने का कारण क्या है कि पीले फूल का हमको ऊंची कीमत मिलता है और साथ में पीला फूल जो है हमको कोई भी सोलेनेसी फैमिली का हम अगर खेती करते हैं उसमें बीच में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें ये इंसेक्ट ट्रैप का काम करता है। अब इसका नर्सरी के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक शुरू से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट मतलब नारियल का बुरादा जो कि केक के रूप में आता है। उसको हम लोग पानी में आधा से पौन घंटा 1 घंटा तक डुबा देंगे। डुबाने के बाद जैसे ही 1 घंटे के बाद वो भुरभुरा हो जाएगा, पूरा पानी सोख लेगा, तो उसको हम धीरे धीरे मल करके उसको एकदम बुरादा बना देते हैं, एकदम उसको पाउडर का रूप में बना देते हैं। उसके बाद उसमें हम 3:1 केचुआ खाद 1 कड़ाही और 3 कड़ाही नारियल बुरादा या कोकोपीट को ले लेंगे। तो ये नारियल बुरादा केचुआ खाद इसको बढ़िया से मिश्रण कर देंगे। बढ़िया से मिश्रण करने के बाद हम जो कैरेट है जिसमें 104 छेद वाला या 104 ट्यूब वाला हम लोग कैरेट लेंगे। उस 104 कैरेट वाला में लेने से क्या है कि हमको जो गेंदा का जो सीड है उसको लगाने में सुविधा होती है और हमको उसमें ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जितना भी कैरेट है, कैरेट में उसको हाफ भर के आधा भर करके, आधा भरने के बाद उसमें हम कोकोपीट का ही 4-5 पीस का एक बंडल बना करके उससे उसको प्रेस कर देते हैं ताकि वो नीचे जम जाए। उसके बाद उसमें हम सीड डाल देते हैं। हर एक छिद्र में हम सीड डाल देते हैं। सीड डालने के बाद जैसे वो सीड डाल करके पूरा 104 का 104 में भर जाएगा, उसके बाद फिर पुनः उसमें से हम ऊपर से उसमें कोकोपीट को फिर से फिलअप करके उसको दबा देते हैं। वो हमारा कंप्लीट भर गया। लेकिन उसमें हमको एक बात ध्यान देना है कि उसमें हम पूरा भरते हैं और उसको हल्का ही प्रेस करते हैं ताकि उसको जर्मिनेशन होने में हमारा सीड जो है ऊपर से कोकोट सिर्फ थोड़ा सा लेयर होना चाहिए, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का ही लेयर रहना चाहिए ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में। इसको हम धूप में रख देते हैं। ऊपर से हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग करने से हमको क्या फायदा होता है, हीट मिलती है, सीड गर्म होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसमें पानी का पटवन करते हैं। नेक्स्ट डे हम जब पानी का पटवन करेंगे तो उसको हीट के बाद जब उसको नमी मिलती है तो उसमें जर्मिनेशन फक से बढ़िया हो जाता है। जैसी जर्मिनेशन होता है हम इसमें वायरल में, फंगल में और इंसेक्टियल ये अटैक में, बैक्टीरियल में जो काम करता है वो 3-in-1 जो फंगिसाइड है का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर पत्ते पर किसी प्रकार का कोई अटैक अर्ली स्टेज में ना हो पाए। इसको दे देंगे। उसके बाद 1 सप्ताह बाद हम लोग पुनः इसको रिपीट करेंगे। दूसरा सप्ताह जैसे होगा उसके बाद इस प्रोसेस को हम पुनः रिपीट करेंगे और तीसरा सप्ताह में हमारा लगभग साइज हो जाता है रोपाई का, यानी कि 21 से 25 दिन के बीच में हमको उसको रोपाई करने का पोजीशन आ जाता है। तो उसी स्टेज में हम लोग रोपाई करते हैं। जर्मिनेशन चूंकि F1 हाइब्रिड है इसलिए हमको 104 में लगभग 100 से ऊपर हमको जर्मिनेशन मिल जाती है और उसी को फिर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाले वाली फसलों में हल्दी एक
प्रमुख फसल है। आप देख रहे हैं कि हल्दी चौड़ी पत्ती वाली फसल है और इसमें मई और जून में जैसी गर्मी पड़ती है तो इसकी पत्तियों से ज़्यादा पानी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो विकास के लिए ये संस्तुत की जाती है कि किसान भाई खेत में नमी बनाए रखें, अर्थात जल्दी जल्दी सिंचाई करें, क्योंकि इसकी चौड़ी पत्ती होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरी बात, खेत में गुड़ाई करके खरपतवार रहित करें और खरपतवार निकालने के बाद इसकी मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाते रहें। तो पहली जो मिट्टी चढ़ाने का काम 40 से 45 दिन के बीच में करें। दूसरी मिट्टी चढ़ाने का काम 55 से 60 दिन के बीच में, जब के समय जो हमारी नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की मात्रा बची हुई है उसको खेत में देने के बाद में फिर मिट्टी चढ़ा दें। हल्दी की बुआई जो मेड़ों पे करने का उद्देश्य है कि खेत में किसी तरह से पानी नहीं रुकना चाहिए। जितना ज़रूरी जल प्रबंधन है, पानी देना है, उतना ही आवश्यक जल निकास की व्यवस्था करना है। तो किसान भाइयों, जब बरसात का समय आ जाए, जून और जुलाई में जैसी बरसात हो, खेत से आवश्यकता से अधिक पानी बाहर निकालते रहें, जिससे किसी तरह की बल्ब गलन की समस्या ना होने पाए। इसके बाद जब फसल में देख रेख रखते रहें, कभी कभी पत्तियों में पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, लीफ ब्लाइट या पत्ती झुलसा बीमारी आती है, तो उससे बचाव के लिए वैज्ञानिकों से संपर्क करें। यदि संपर्क ना हो सके तो आप डाइथेन M45 की जो इंडोफिल M45 के नाम से आ रही है, 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कलिकायन विधि से नए फलदार पौधे तैयार करने पर जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।